गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो कंटिन्यू करते हैं सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है, एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, तो जैसा कि आप घनत्व के बारे में जानते हैं, घनत्व क्या होता है 11वीं क्लास से आपको पता है ना, बचपन में पढ़ा था ये। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर हमें किसका द्रव्यमान लेकर के आना पड़ेगा? उन परमाणुओं का जो एकक कोशिका में रखे गए हैं, उन परमाणुओं का जो एकक कोशिका में रखे गए हैं। ठीक है, तो देखो आप सिंपली समझ लें। देखो आयतन तो समझ में आता है, जैसे अगर मैं कोई क्यूब बनाता हूँ ये, तो आयतन कितना होता है इसका? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे बता दो भाई, इसका आयतन अगर भुजा ए हो तो आयतन कितना होता है? ए क्यूब। आयतन कितना होता है इसका? भुजा की घात 3। तो आयतन तो हमें पता है ये कितना है, ए क्यूब, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में आया हुआ है ए क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है कि एकक कोशिका में गोलाकार परमाणुओं का भार, गोलाकार परमाणुओं का भार। देखो घनत्व को सबसे पहले बता दो, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच ओ लिखा जाता है इसे। रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकक कोशिका में गोलाकार परमाणुओं का भार। देखो भार और द्रव्यमान वर्ड केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप द्रव्यमान भार वर्ड यूज कर सकते हो। चलो सबसे पहली बात, हाँ गोलाकार परमाणुओं, यहाँ पर किसी एक परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, ढेर सारे परमाणु की बात करनी है। तो देखो जैसे कि मैं अगर मैं बात करूँ सरल घनीय की, किसकी बात करूँ? सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक। क्या होता है सिंपल क्यूबिक में? किसी को याद है ना सिंपल क्यूबिक? अरे भाई सबसे पहले गोलाकार परमाणु सभी कोनों पर होते हैं। किस पर होते हैं? सभी कोनों पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो ए क्यू समझ में आता है, क्योंकि आयतन लेकर के आना था एकक कोशिका का, मतलब इसका आयतन ए क्यू आ गया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, जेड भी आपको समझ में आता है। जेड क्या होता है? जेड देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, प्रत्येक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो ये तो आ गई परमाणुओं की संख्या। अगर आपको टोटल भार लिखना है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखो ये मैंने क्लियर लिख दिया यहाँ पर, m अपॉन एन ए बता रहा है। m अपॉन एन ए कैसे बता रहा है? एक परमाणु का भार। मतलब अगर हमको यहाँ टोटल भार लिखना है तो टोटल भार के लिए क्या करेंगे? हम एक परमाणु का भार लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक परमाणु का भार, और उसमें गुणा कर देंगे कितने से? जेड से। अगर एक परमाणु के भार में टोटल परमाणु की संख्या से गुणा कर दोगे, एक परमाणु के भार में टोटल परमाणु की संख्या से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल जितने भी परमाणु हैं उन सब का भार। ठीक है, तो जेड में आपको बता चुका हूं, और ए क्यू मतलब जेड पढ़ लीजिएगा, पिछली वीडियो में बताया गया है। अच्छा, ए क्यू मैंने बता दिया आपको ये। अब आता है m अपॉन एन डी। क्या होता है? जैसे कि एक परमाणु को भार आपने यहाँ से लिखा कैसे है, तो आप तो कोई इसे सिंपल भी में समझ सकते हो, मैं इसे हटा रहा हूँ। अच्छा एक और बात, जेड की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होगी। सरल घनी के लिए अलग, एफसीसी के लिए अलग, और बीसीसी के लिए अलग। एससी के लिए कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक के लिए जेड इक्वल्स टू 1, बीसीसी के लिए कितना होता है? 2, और एफसीसी के लिए कितना होता है? 4। ठीक है ना, ये जेड की वैल्यू होती है जो मैं याद होनी चाहिए। ए क्यू कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। एम और एन को देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया एम क्या है? परमाणु भार या अणुभार, और एन क्या है? आवोगाद्रो संख्या। तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ सिंपली बता रहा हूँ, या तो देखो आप इसे समझ लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये। कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, आप कर लो इसे छपास भी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, देखो जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने लिखा है जैसे 12 ग्राम प्रति मोल, 12 ग्राम प्रति मोल हम ऐसे लिखते हैं। जैसे ये क्या है? कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, यही तो बोलते हैं उसे, कार्बन का मोलर द्रव्यमान। तो जब हम मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो आता है 12 ग्राम प्रति मोल, 12 ग्राम प्रति मोल। तो देखो मैं इसे कितना कर सकता हूँ? जैसे मैंने बोला इसे 1 मोल, कितना बोलते हैं यहाँ पर? 1 मोल। मैं इस यूनिट को थोड़ा सा देखो वहां तक ले जाना चाहता हूँ, एक परमाणु के बाहर तक। यहाँ पर देखना, यहाँ मैं इसे मोल को अगर मैं यहाँ पर मोल हटा करके परमाणु ले आऊँ, क्या ले आऊँ? परमाणु, तो फिर इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी और जो बाहर आ जाएगा। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे पता चल रहा है। देखो यहाँ पर परमाणु भार का मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा ग्राम। ठीक है, और एन ए ये क्या है? मतलब परमाणुओं की संख्या हो गई ग्राम, और बटे में क्या है यहाँ पर? एन ए। बस सिंपल यही से पता चल रहा था हमें। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस 1 मोल को, जैसे 12 लिखा हुआ है, ग्राम को ग्राम रहने दो, और 1 मोल आपको याद है कितना होता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, 1 मोल बराबर होता है आपका Na के इक्वल, और Na को क्या बोलते हैं हम? आवोगाद्रो संख्या, जो कि कितनी होती है? लगभग 6 × 10⁻23। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, Na की वैल्यू वैसे होती कितनी है? ये होती है 6.022। कुछ किताबों में 22 लिखा है और कुछ किताबों में कितना लिखा हुआ है? 3।
इंटू 10⁻23। तो एन की वैल्यू होती है ये, जिसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो अब मुझे कहाँ पर बताना है, बस एक मोल की जगह पर, इस एक मोल की जगह पर कितने बराबर होता है, एक मोल। मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जानकारी के लिए कि एक मोल बराबर होता है एन ए के, कितने के, एन ए के। तो मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा, एन ए। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिट सेट हो गई इसकी, ग्राम प्रति एन हो गया ना ये। और ये 12 क्या होता है, 12 परमाणु भार भी तो होता है। परमाणु भार को हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डब्ल्यू एम, क्या लिखा हुआ है, एम। तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन ए। एम अपॉन एन किसको बता रहा है, इसका मतलब एम अपॉन एन बता रहा है एक परमाणु का भार। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, आपका काम चल जाएगा। एम अपॉन एन किसको बताता है, एक परमाणु के भार को। ओके, ये क्या है, एम यहाँ पर परमाणु भार या अणुभार। यह समझिए 12 क्या है, 12 परमाणु भार है कार्बन का। देखो मेन चीज है यूनिट, यूनिट कन्वर्जन है। हमने यूनिट को चेंज कर दिया, यूनिट को चेंज करते ही वो क्या हो जाएगा, जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक परमाणु के द्रव्यमान में। कैसे, इस मोल को परमाणु लिख करके। और एक मोल कितने बराबर होता है, एक मोल होता है एन परमाणु के। एन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होगी। तो अगर मैं इस टोटल भार को, टोटल वेट को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा परमाणु की संख्या से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें एक मोल के कितना रख दिया, एन ए। और 12 कितना होता है, इसे हम मोल, इसे बोल सकते हैं वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार या अणु भार। तो मैंने इसे एम लिख दिया, इसे एन लिख दिया, तो कितना हो गया, एम अपॉन एन ए। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से बना एक परमाणु का द्रव्यमान। हाथ से याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है ये भी अपने आप में। ओके, तो आप फॉर्मूले को इस वे में याद कर सकते हो या आप इस वे में याद कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको देखो डेंसिटी दे रखी होगी, एम दे रखा होगा, एन आपको याद रखना है, या क्वेश्चन में गिवन होगा। ए दे रखा होगा, कभी कभार हमें जेड निकालना होता है, कभी कभार होता है कि जेड की वैल्यू आ गई 1, जेड का कितना आ गया 1। तो हमसे वो पूछ लेता है ये बताओ वो सरल घनी है या कैसा है, तो हम बता सकते हैं वो सिंपल क्यूबिक होगा। अगर जेड का 1 आया तो सिंपल क्यूबिक होगा, अगर जेड का 2 आया तो हम क्या बोलेंगे, वो बीसीसी होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक होगा। और जेड का 4 आ गया तो कितना हो गया, एफसीसी होगा, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक होगा। ये बात आप भी समझते हो, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आके नहीं रुकता वो, मतलब सारी चीजों को देने के बाद जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में। और बात यहाँ पे नहीं रुकती कि जेड की वैल्यू निकाल दिया आपने और आंसर आगे नहीं, वो कभी कभार एक स्टेप और बढ़ा देगा और आपसे पूछ लेगा कि आप हमें ये बताइए कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी। एक क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मान लो Z2 आ गया कितना 2, अगर Z2 आ गया तो परमाणु त्रिज्या R कितना आती है, आपको याद है, बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, जहां तक मुझे याद है √3/4 आता है। कितना होता है वो, √3/4 बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए R की वैल्यू। R इतना ही तो होता है, तो A आपको गिवन होता है, R पूछ लेता है क्वेश्चन में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कभी कभार वो आपसे A पूछ लेता है, इसमें इन सबको दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, A। ओके, ये कभी कभार ये सारे डाटा देकर के आपसे डेंसिटी पूछ सकता है, तो वो आपको यहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में लास्ट। ओके, एक क्वेश्चन देखो, जैसे धातु परमाणु, जिसमें आपको परमाणु भार दे रखा है 75, कितना है 75। आपको पता है परमाणु भार क्या बोलते हैं, परमाणु भार को, परमाणु भार का मतलब है आपको कैपिटल एम दे रखा है 75। कोई नहीं, घनी क्रिस्टल बनाता है, कैसा क्रिस्टल बना रहा है, घनी क्रिस्टल। उसके लिए क्रिस्टल के बारे में बताया नहीं हमें, क्वेश्चन टफ हो गया अपने आप में, मतलब हमें क्रिस्टल का पता करना पड़ेगा वो कौन सा है। घनी क्रिस्टल बनाता है यदि क्रिस्टल का घनत्व, घनत्व कितना दे रखा है आपको, घनत्व आपको गिवन है ρ कितना 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये रहती है, यहाँ पर हमें यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट क्या है यहाँ पर, यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है, तो आगे जितनी भी लेंथ जितनी भी आएंगी हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे। ओके, आगे तथा उसने क्या बोला, एकक कोशिका की भुजा, एकक कोशिका की भुजा कितनी है, एकक कोशिका की भुजा, एकक कोशिका की भुजा, इसे हम क्या बोलते हैं, साइड ऑफ यूनिट सेल, इसे हम ये बोलते हैं, कितना है वो 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम। अब आप एक बात देखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने की होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दो, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 × 10⁻10 मीटर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के, तो आप इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। नई लाइन में लिख देता हूँ, इजिकल टू कितना मैंने लिखा 5 10⁻10, और मैंने इसमें जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया सेंटीमीटर। मैंने इसे सेंटीमीटर क्यों बनाया, कारण क्या है, कारण बस इतना सा है कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया था घनत्व,
अगर ये घनत्व सेंटीमीटर में है तो मतलब यहाँ पर ये यूनिट सेंटीमीटर है तो हमें भुजा को भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ए कितना बनेगा ये आपका 5 इंटू देखो 10 की घात 2 ये रहे, सो आपको कितना लिख सकता हूँ मैं 100 को इसे लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 10 में से दोगे तो कितना आएगा ये -8 इतने सेंटीमीटर। ओके, तो देखो आपको देखो यहाँ पर ये रो दे रखा है, एम पता है ना, एम पता है, रो पता है और एन नहीं पता है और ए पता है। आपको क्या निकालना है जेड, आपको क्या निकालना है जेड। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, सिंपल है, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। देखो रो पुट करो कितना है यहाँ पे रो की वैल्यू, रो इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी ओनली कितना है 2, रो इज इक्वल टू 2 आ गया, एम की वैल्यू एम इज इक्वल टू 75, एम इज इक्वल टू 75 अपॉन एन ने आपको याद रखना है, एन कितना होता है मैंने आपको बताया 6 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, और आगे कितना आएगा इंटू जेड, जेड की वैल्यू हमें नहीं पता और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इसका होल क्यूब। तो देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू कितना 75 इंटू जेड अपॉन कितना ये 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। ठीक है, अब तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा। यहाँ पर जैसे 5 की घात 3 है तो 55 125 हो जाएगा ये। ठीक है ना, फिर यहाँ से इसे कैंसिल आउट करोगे कुछ, चलो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। इस कंप्लीट का इधर मल्टीप्लाई करो 75 आएगा बट्टे में, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ जेड की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से जेड निकालना चाहूँगा तो इसका तो होगा गुणा इधर, तो कितना आएगा ये 2 गुणा कितना ये 6 गुणा 10 की घात कितना 23 और ये 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 55 55 125, तो ये हो जाएगा और 10 की घात 8 या 24 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 10 की घात कितना हो गया ये -24 हो जाएगा ये, और अपॉन कितना आएगा यहाँ पर आपका 75। कोई दिक्कत किसी को 75 ही तो आएगा। देखो 25 से आप इसे काट सकते हो, 25 पंजे 125 और 25 या 75, ठीक है ना, और 3 से कट जाएगा ये 3 दूनी 6। ओके, तो ऊपर कितना बना ये 2 और यहाँ पर कितना है 5। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को इधर कर देता हूँ, तो जेड इजिकल्स टू ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 ये और 5 ये 4 पन्ना 20 तो हो जाएगा ये। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो 23 में से 24 10 की, देखो यहाँ पे कितना लिखा है 10 की घात 23 है ये और 10 की घात कितना -24, तो देखो ये 20 तो ये है 10 की घात 23 में से 10 की घात 24 मतलब 23 में से 24 के कितना आएगा 10 की घात -1 और 10 को नीचे ले आओ और 10 को जब नीचे लेके आओगे तो कितना आएगा ये 20/10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया यहाँ से 2। इसका मतलब आपको पता चल गया कि जेड की वैल्यू आ रही है 2। ओके, आप कैलकुलेशन अपने आप से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड का 2 पता चलते आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब यह हुआ। इसके बाद आप लिखेंगे अतः, चाहे मैं भी यहाँ लिखूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, देखो जैसे आपने निकाला जेड इक्वल्स टू 2 तो इससे पता चल गया क्योंकि जेड बराबर 2 आ रहा है। अतः जो घनी क्रिस्टल आपको जो बोला गया है जिसके बारे में नहीं बताया गया था कि वो कौन सा है, वो होगा काय केंद्रित घनीय, जिसे हम क्या बोलते हैं BCC। क्या बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए घनी क्रिस्टल के लिए R इक्वल्स टू कितना होता है। आपसे परमाणु त्रिज्या पूछी गई, धातु परमाणु की त्रिज्या, धातु परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे लिख लो, ज्यादा मन कर रहा है तो लो, धातु परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, लैंग्वेज लिखते चलो वाइट के लिए। धातु परमाणु की त्रिज्या R, BCC कितना आएगा √3/4। तो देखो √3 कितना होता है, √3 की वैल्यू 1.732 बोलते हैं ना कुछ, 1 2 7 3 2। अच्छा, और ये कितना 4, √3 की वैल्यू इतनी होती है, याद कर लो। क्या कह रहे हो, हाँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एक चीज यूनिट पे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला है उसने पिकोमीटर, कितना बोला है उसने पिकोमीटर। मैं आपको बता दूं जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आता है लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 100 पिकोमीटर के, जो कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने, जरूरत पड़ेगी इसकी। चूंकि ये इतना होता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा करने तो ये कितना हो जाएगा लगभग 215 पिकोमीटर,
ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से आर। तो आपसे धातु परमाणु की त्रिज्या पूछी थी, आर इजिकल्स टू वो कितनी आ गई, 215 पिकोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, जब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, ओके बाय। नोट साथ के साथ बनाइएगा।